मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजक बड़े भैया सुरेंद्र जी एवं भाजपा के जिले के जिला मंत्री बड़े भैया श्री स्वतंत्र सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित आप सभी जनता जनार्दनगण एवं भारतीय जनता पार्टी के बहादुर सिपाही, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। वो पहचानने का, उनके बारे में बताने का कि जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपनी माँ भारती के चरणों में अपने प्राण तक निछावर कर दिए। वह महान विभूति जिन्होंने सत्ता के गलियारों में रहते हुए यह बात तो बताया कि सत्ता चुप्पी साधने के लिए नहीं है, सत्ता बलिदान मांगती है, सत्ता त्याग मांगती है, सत्ता तपस्या मांगती है। माँ भारती के ओजस्वी और तेजस्वी लाल श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने आज ही के दिन जिनका जन्म 6 जुलाई 1901 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में डॉक्टर आशुतोष जी के घर पर हुआ। जन्म से वह ब्राह्मण थे और बचपन से ही पढ़ने में बहुत ज्यादा मेधावी थे। उन्हें लोगों के बारे में, समाज के बारे में, सामाजिक विज्ञान और लोगों की मनोदशा के बारे में पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता। इसी कड़ी में वह इंग्लैंड गए और वहाँ से लॉ की डिग्री, लॉ की उपाधि हासिल की और वापस भारत अपने देश आए। जब भारत अपने देश आए तो उन्होंने देखा कि भारत बहुत सारी चीजों में अंग्रेजों का गुलाम है, मानसिक गुलाम है, औद्योगिक गुलाम है, कृषि में गुलाम है। कृषि एक कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के हमारे जो किसान हैं उन्हें हम अपना भगवान मानते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने मन की खेती करने का निर्णय लेने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता। नीली क्रांति, नील की क्रांति, नील की खेती उन सब लोगों को मजबूरी में, पश्चिम बंगाल हो या पूरे देश के किसान हो, अंग्रेजों और ब्रिटिश सरकार के अंधे कानून से एकदम पीड़ित थे। उन्होंने बेड़ा उठाया और सबसे पहले उन्होंने युवा कांग्रेस काउंसिल के नाम से अपनी एक पार्टी बनाई और कलकत्ता में जन आंदोलन छेड़ दिया। ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई। उन्होंने अपने इस विचार में थोड़ी सी कहते हैं कि उन्हें किसानों को रियायत दी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ओजस्विता और तेजस्विता को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बड़ी ही चालाकी से उन्हें कहा कि आप इतने ओजस्वी और तेजस्वी हैं, आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी की कुलपति बनिए। लगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में भारत का सुधार करना है तो शिक्षा के स्तर को ही पूर्ण रूपेण एक जड़ों से सुधारना होगा। इसलिए वह 33 साल की अवस्था में भारत की कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुलपति बने, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अपने भविष्य को तय कर रहा था, देख रहा था कि आज़ादी की लड़ाई अपने क्रांतिकारियों द्वारा लड़ी जा रही थी। पश्चिम बंगाल से सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने आज़ादी की लहर को उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस जन आंदोलन में शामिल हुए और जगह जगह घूम घूम कर जनता को जागरूक करने लगे। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू जी उनके पास गए और बोले कि आपकी बहुत आवश्यकता है हमें अपने मंत्रिमंडल में। अगर आप जैसे विदुषी लोग नहीं रहेंगे तो हम अपने मंत्रिमंडल को चलाने में असमर्थ हैं। तो भारत के पहले औद्योगिक मंत्री जिन्होंने उद्योग, टाटा, बिरला जैसे नाम जो हम आज सुनते हैं, उनकी फैक्ट्रियों को लगाने, उन्हें उद्देशित करने, क्योंकि सारा सिस्टम तो बंद हो गया था। 1947 में सारी चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लोज कर दी थी। उन्हें फिर से चालू करने और सारी चीज़ें करने का प्रयास उन्होंने किया, जो कि जमीन धरातल पर दिखने भी लगी। लेकिन उन्हें कांग्रेस के अंदर बड़ी सारी कमियां दिखाई देने लगी। यह देखने लगे कि हिंदू महासभा के लोगों को, हिंदुओं को किस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में उपेक्षित रखा जाता है। यह देख के उनके हृदय में अत्यंत पीड़ा हुई और उन्होंने 1950 में मात्र 3 सालों के अंतरालों के बाद एक बार फिर पार्टी छोड़ दी और हिंदू सभा, जनसभा का काम करना चालू कर दिया। पूर्ण रूप से हिंदू महासभा का कार्य करते हुए उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग जो है वह पश्चिम बंगाल में अपने पांव बहुत तेजी से पसार रहा है और कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग के लोगों का समर्थन किया जा रहा है। उन्हें जरा सा भी उनके जो काम किए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो जनता पर अत्याचार किया जा रहा है, उससे उन्हें कोई राहत नहीं पहुंचा रही है। मन बड़ा उत्तेजित हुआ उनका
कि अब ब्रिटिश काल समाप्त हुआ तो क्या अपने लोग ही अपने लोगों पर अत्याचार करेंगे? इसके बाद से उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना, जिसकी नींव, जिसकी इमारतें आप सभी देख रहे हैं। आज उस जिन्होंने भारतीय जनसंघ के नाम से वट वृक्ष की स्थापना की, उस वट वृक्ष की जड़ें, उसकी डालियां न जाने देश के कोने कोने आज विदेशों में भारत जो है विश्व गुरु बनने की अगर तरफ अग्रसर है, तो उसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह भारतीय जनसंघ की नींव रखने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जाए। कि कश्मीर जाने के लिए परमिट की आवश्यकता पड़ती थी, परमिट लगता था। उन्होंने बोला कि हम एक पूरे राष्ट्रवादी देश में रहते हैं, अखंड भारत में रहते हैं, यह कैसे जो है हो सकता है कि हम अपने ही देश के शिरोमणि में, अपने देश के मुकुट में, अपने देश के स्वर्ग में जाने के लिए हमें जो है परमिट लेने की आवश्यकता पड़े? ऐसा नहीं होगा। भारत एक अखंड राज्य होगा, अखंड देश है। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। 10,000 साथियों को लेकर, भारत की जनसंघ के 10,000 साथियों को लेकर वह चले और कश्मीर की तरफ को कूच कर गए। और रास्ते में रामधारी सिंह दिनकर का एक सुंदर सा कविता जो है गुनगुनाते हुए जा रहे थे। वो कविता क्या थी? विश्वत रेखा का प्राणी भी जी लेता है हाफ हाफ कर, फिर भी रखता अनुराग अलौकिक अपनी वह मातृभूमि पर। ध्रुव तारा का वासी भी जी लेता है जी काफ काफ कर, फिर भी याद निछावर करता वह तो अपनी मातृभूमि पर। यही गीत गुनगुनाते हुए जा रहे थे और बोल रहे थे कि साथियों, अगर मेरे प्राण भी निछावर हो गए, लेकिन मैं कश्मीर को भारत का अखंड हिस्सा बनाकर ही छोड़ूंगा। वहां गए, शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, मुस्लिम लीग की तमाम शर्तें और उनके नियम कानून कठोर अपने चरम पर थे। उन्होंने लाल चौक पर झंडे को फहराया और उसी समय शेख अब्दुल्ला की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में रखकर उन्हें भयंकर यातनाएं दी गई।